नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुमार क्लास। आज हम हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 3 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ी चैप्टर 1 और 2 में, ये वहीं से आगे बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं। चैप्टर की शुरुआत ऐसी होती है, इसमें कुछ एक वर्ड यूज़ किया गया है, वास्तुकला। इस शब्द का मतलब है कि औद्योगिकी या प्रौद्योगिकी के सहारे हम जो भी चीज़ें, जो भी आर्किटेक्चर, जो भी भवन निर्माण करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है वास्तुकला। ठीक है। और इस पूरे चैप्टर में जो भी बातें की गई हैं वो हड़प्पा सभ्यता के आसपास की ही बातें की गई हैं। हड़प्पा सभ्यता कैसे मिला, कैसे उसकी खोज हुई, क्या क्या चीज़ें मिली हड़प्पा सभ्यता में, उस सभ्यता की विशेषताएं कैसी थी और उस सभ्यता का अंत कैसा था। तो आइए देखते हैं इसकी कहानी क्या थी, कैसे ये शुरू हुआ। आज से लगभग 150 साल पहले पहली बार रेलवे की लाइनें जब बिछाई जा रही थी, तो उस वक्त आधुनिक पाकिस्तान, जो इस वक्त का पाकिस्तान है, जो पहले भारत का भाग था, आधुनिक पाकिस्तान में हड़प्पा के स्थल मिले खुदाई करते वक्त रेलवे लाइन की। उस वक्त मिला तो वहाँ पे जो कुछ ईंटें मिली, लोग ईंटें उखाड़ के ले गए और उन ईंटों को भी यूज़ में किया गया रेलवे लाइन बिछाते वक्त। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद आज से लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को फिर से ढूंढा और इसको पूरे तरीके से इसकी छानबीन की, इसमें क्या क्या चीज़ें मिली। तो जो सबसे पुराने जो उन्हें बातें पता चली, उनमें क्या समझ में आया कि ये नगर जो था, ये सबसे पहले सबसे पुराना नगर था। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आज से लगभग 4700 साल पहले जिस नगर का विकास हुआ था वो यही था। इसी को कहा गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। और ये नगर था कहाँ पे, जो अभी हमने कहा आधुनिक पाकिस्तान। आधुनिक पाकिस्तान में क्या, पंजाब और सिंध प्रांत, ये है मोहनजोदाड़ो, सतकाको, चंदहुदड़ो, गावेरीवाल, कालीबंगा, ये सारे कुछ भाग इसमें से कुछ पाकिस्तान के हैं, कुछ हिंदुस्तान के हैं। और हिंदुस्तान भारत में ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। ठीक है। और इनमें कुछ वस्तुएं भी मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं इन्हें, कुछ बाँट, मुहर, मनके, तांबे के उपकरण मिले हैं, लंबे ब्लेड भी मिले हैं, कुछ वस्तुएं मिली, कुछ चीज़ें मिली। तो आइए देखते हैं उनमें क्या क्या मिला। अब देखते हैं कि इस नगर की विशेषता क्या थी, जो नगर हमने खोजा उसकी विशेषता क्या थी। तो विशेषताओं में इस नगर के दो हिस्से थे। जो पहली विशेषता थी इसके, इस नगर के दो हिस्से थे। एक भाग को कहा जाता था निचला हिस्सा और एक भाग को कहा जाता था ऊपरी हिस्सा, जो ऊंचाई पर मौजूद था। पश्चिमी ये छोटा भाग था लेकिन ऊंचाई पर मौजूद था, तो इसको कहा जाता था ऊपरी हिस्सा। एक हिस्सा था पूर्वी हिस्सा, जो नीचे की ओर स्थित था, इसे कहा जाता था निचला नगर या नगर दुर्ग। ठीक है। दोनों ही हिस्से चार दीवारियों से चारों तरफ से बंद थी, पकी ईंटों से बनाई गई थी। ठीक है। और ईंटों की चिनाई की जाती थी। चिनाई मतलब चुना हुआ, एक एक ईंट को चुना गया था। ठीक है। जिससे क्या होती थी, वो दीवारें मजबूत थी। और उस नगर में दूसरी विशेषता क्या थी कि उस नगर में एक खास तालाब था। इस खास तालाब को क्या कहा जाता था, महान स्नानागार। ये कहाँ पे पाया गया था, मोहनजोदड़ो में। इसमें ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था और इसके चारों तरफ, ये जो चारों तरफ है यहाँ पे ये सारी चीज़ें, इन सब जगहों पे क्या था, चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। और इसके चारों ओर क्या था, कमरे बनाए गए थे, कुएं थे, पानी की निकासी भी थी, अच्छे से पानी की निकासी थी, पानी कुएं से निकाला जाता था इसमें। और ये क्या था, यह कुछ विशिष्ट नागरिकों के लिए था जो कि विशेष अवसरों पर वहाँ पर स्नान करते थे। कुछ और स्थान है जैसे कालीबंगा और लोथल। इन नगरों में क्या मिले हैं, अग्नि कुंड मिले हैं, जिससे ये होता है कि ये लोग यज्ञ वगैरह भी करते थे। ठीक है, उस वक्त के लोग। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में क्या मिले, भंडार गृह। अब तक मनुष्य जो था, आधुनिक मानव जो था, वो कृषक हो चुका था, उसके पास अच्छा खासा भंडार था, तो इसके लिए अब हमें भंडार गृह भी मिलने लगे थे। और तीसरी विशेषता थी उनके भवन, उनके नाले और उनकी सड़कें। कैसी थी वहाँ की भवन और नाले, सड़कें, ये एक या दो मंजिला होते थे। आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, एक बीच में आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे थे। और हर घर में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में उनके पर्सनल कुएं भी पाए जाते थे। ठीक है, जैसे कि ये दिखाया गया है। कुछ नगरों में ढके हुए नाले थे, बहुत ही अच्छे से बनाए हुए, ढके हुए,
और सावधानी से सीधी लाइनों में बनाया गया था। ये एकदम सीधी लाइनों में होती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी ये नाले और सड़कें। घरों की नालियाँ जो होती थी वो सड़कों की नालियों से मिलती थी, और सड़कों की नालियाँ जो होती थी वो नालों से जाके मिलती थी। और नालों को साफ सफाई के लिए कई जगह पे मेन होल भी बनाए गए थे। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि उस वक्त उनका जो भी निर्माण था वो एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया था कि पानी की निकासी कैसी होगी, लोग कैसे रहेंगे, लोगों के घर कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। ये नालियों का स्ट्रक्चर उस वक्त कैसा बना था, ढकी हुई नालियाँ। और उनका नगरीय जीवन, आइए देखते हैं। जीवन उनके दो थे, कुछ लोग नगरों में रहते थे, कुछ लोग ग्रामीण में रहते थे। तो उनका नगरीय जीवन, उस वक्त का नगरीय जीवन कैसा था? तो नगरीय जीवन में हमेशा बड़ी हलचल होती रहती थी। वहाँ पे ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये माना जाता है कि संभवतः ये लोग शासक रहे होंगे। उस वक्त के शासक लोग जो होते थे वो लोगों को भेजते थे दूर दूर तक, और दूर दूर से लोग क्या करते थे, धातु के बहुमूल्य वस्तुएं, पत्थर और उपयोगी चीज़ें मंगाते थे, ले आते थे। जैसे कि मनके, सोने चांदी के बने आभूषण, ठीक है। और कुछ चीज़ों कीमती चीज़ भी होती थी। और इन नगरों में एक लिपिक भी होते थे। लिपिक का काम क्या होता था, मुहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीज़ों पर, कुछ और चीज़ों पर भी लिखते थे। अन्य चीज़ों में जो भी उनके बर्तन हो गए, उनकी सारी चीज़ें हो गई, वस्तुएं हो गई, उन सब चीज़ों पर भी ये लिपिक लिखते रहे होंगे। इसके अलावा शिल्पकार भी पाए गए हैं, स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते थे, ठीक है। उद्योग स्थल पर कई तरह की चीज़ें मिली हैं, उद्योग स्थल भी मिले हैं। किस्से कहानियाँ, वहाँ के मिट्टी के बर्तन कैसे रहे होंगे, खेल खिलौने, बच्चे कैसे खेलते थे, सारी चीज़ें, खिलौने भी कई सारे पाए गए हैं, ठीक। आइए ये देखते हैं कुछ इमेज। और ये जो लिखी गई है इसी को कहा जाता है लिपि, और जो ये लिखते थे इन्हीं को कहा जाता था लिपि। ये है क्या चीज़, ये उस वक्त के मोहर हैं, ठीक है। ये वहाँ के मोहर हैं। ये एक कुआं, जो घरों में कुएं होते थे, नालियाँ होती थी, तो ये एक कुआं लोगों के कुछ घरों में पाया गया है, ठीक है। और नगर और शिल्प उस वक्त का कैसा था, ये हो गए इनके बाट, ये मनके और ये फलक, ठीक है। मनके, बाट और फलक यहाँ पर भी कुछ मिले हैं। ये अधिकतर किसके होते थे, पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी बहुमूल्य वस्तुएं भी मिली हैं। तांबे और कांसे के औजार भी मिले हैं, हथियार भी मिले हैं, गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। जो मनके मिले हैं ये किसके होते थे, ये होते थे कार्नेलियन पत्थर के, ठीक है। ये होते थे कार्नेलियन पत्थर के बने हुए होते थे। कार्नेलियन पत्थर क्या होता है, आइए देखते हैं। और सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें भी बनाते थे उस वक्त तक, ठीक है, जिसके रंग डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं उस वक्त। आज से लगभग संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। जो मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष भी मिले हैं। चांदी का एक फूलदान का ढक्कन भी मिला है। कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं भी मिली हैं, ठीक है। पकी मिट्टी तथा फ्योन्स से बनी तकलियाँ भी मिली हैं। पकी मिट्टी तथा फ्योन्स से बनी कुछ तकलियाँ भी सूत कताई का संकेत देती हैं, जिनसे सूत कताई की जाती थी। आइए देखते हैं कि फ्योन्स क्या होता है। फ्योन्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्योन्स एक कृत्रिम रूप से तैयार किया गया पदार्थ है। ये बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर, बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैयार किया जाता था, ठीक है। और उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत भी चढ़ाई जाती थी, और इस चिकनी परत का जो रंग होता था वो प्रायः नीले या हल्के समुद्री रंग का होता था। फ्यान्स से बनता क्या था, मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते। अब इन सारी वस्तुओं को बनाने के लिए जो भी कच्चे माल होते थे, वो कच्चे माल कैसे मिलते थे, कहाँ मिलते थे, ठीक है। आइए उसके बारे में जानते हैं। कच्चे माल या तो ये प्राकृतिक होते थे, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते थे। एक तो कच्चा माल क्या होता था, लकड़ी, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से होते थे वो लकड़ी हो गया। और धातुओं के अयस्क होते थे,
जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध थे। और कुछ चीज़ें होती थी जैसे कपास, ये भी कपड़ों के लिए कच्चा माल का काम करता है कपास। तो ये क्या होता था, ये पशुपालक या कृषक उस समय के जो भी थे ये बनाते थे, जिनके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। ठीक है। तांबा, लोहा, चांदी, सोना और बहुमूल्य पदार्थ जैसे पदार्थों का वो दूर दूर से क्या करते थे, आयात करते थे। आइए देखते हैं आयात कहाँ कहाँ से क्या क्या होता था। तांबे का आयात राजस्थान से होता था, ओमान से भी होता था। ठीक है। और टिन का आयात कहाँ होता था, ईरान, अफगानिस्तान। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटका से होता था। पत्थर का आयात गुजरात और ईरान, अफगानिस्तान से होता था। कुछ खिलौने मिले हैं, कुछ हमें कुछ साक्ष्य तो नहीं मिल पाए, लेकिन उनके कुछ खिलौने मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि वो वस्तुएं उस वक्त पर मौजूद थी। आइए देखते हैं क्या है। जैसे कि ये रथ का एक मिला है हमें, तो इससे माना जा सकता है कि उस वक्त के लोग पहिए से परिचित थे। ठीक है। और अब हमने नगरीय जीवन देखा, अब नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन कहाँ से आता था वो देखते हैं। नगरों में जो लोग रहते थे, गांवों के लोग उनके लिए अनाज उगाते थे। ठीक है। वो जानवर भी पालते थे। ठीक। और गेहूँ, जौ, दाल, मटर, तिल, ये सब चीज़ें वो लोग उगाते थे। किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले शासक, लेखक और दस्तकारों को खाने का सामान भेजते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग, इस वक्त माना जाता है कि हल का प्रयोग होता था, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हमें इस तरीके के खिलौने मिले हैं जो हल के तरीके के खिलौने होते थे उस तरीके, इससे माना जाता है कि हल का प्रयोग होता था। लकड़ी के बनाए गए खिलौने मिले हैं। ठीक है। और क्या चीज़ें होती थी, ये लोग गाय, भैंस और बकरियां पालते थे। आसपास ये लोग तालाब और चारागाह, बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह भी पाया गया है। सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर तक ले जाया जाता था। ठीक है। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। अब कुछ जो अपने भारत में जो साक्ष्य मिले हैं उनको थोड़ा पास से देखते हैं कि कैसे थे, क्या थी। तो गुजरात में जो हड़प्पा काली नगर मिला है उसका हम सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, देखते हैं। कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीर नाम का एक नगर मिला था। ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, साफ पानी मिलता था, यहाँ की ज़मीन उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो ज़्यादातर दो भागों में बटे थे, लेकिन धौलावीर एक ऐसा शहर है, एक ऐसा स्थान है जो तीन भागों में बटा था। ठीक है। और इसके चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी बनाए गए थे। एक खुला मैदान था जो माना जाता है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग में लाया जाता था। ठीक। इसमें से कुछ अवशेष हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ियों में जड़ा गया है। जो भी अभिलेख मिले हैं, जो भी लिपियां लिखी गई मिली हैं, उसको लकड़ियों में जड़ा हुआ पाया गया है। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग जो थे वो मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। और एक स्थान है गुजरात में खंभात की खाड़ी, यहाँ पर साबरमती की उपनदी के किनारे एक नगर मिला, लोथल। ठीक है। जहाँ पर क्या है, कीमती पत्थर, कच्चा माल और पत्थरों के शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ें मिली यहाँ से। ठीक है। यह एक महत्वपूर्ण केंद्र था कच्चे माल के लिए। यहाँ एक भंडारगृह भी पाया गया है और इस भंडारगृह में कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं, इनकी छाप मिली है। यह होता क्या था, मुहरबंदी या चीज़ें जो भी है, मुद्रा या मुहर या मुद्रांकन, मुहरबंदी क्या होता था, सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था मुहरों का प्रयोग। ठीक है। एक ये गीली मिट्टी होती थी, इनको सामान पर पोत कर उन पर मुहर लगा दी जाती थी। इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता था, मुहर बंदी। ठीक है। ये जो मिला है लोथल में स्थान, इसको लोथल का बंदरगाह भी कहा जाता है। ये बड़ा तालाब या बंदरगाह रहा होगा। समुद्र के रास्ते आने वाली जो भी नाव थी वो यहीं पर रुकती थी। ठीक है। संभवतः यहाँ पर माल उतारा या चढ़ाया जाता था, ये ऐसा बना होने के कारण इसको माना जाता है। ठीक है। यहाँ पर एक इमारत भी मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। उसके कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि पत्थर के टुकड़े मिले हैं, अध बने मनके मिले हैं। ठीक है।
ये चीज़ें कच्चे माल के रूप में मिली हैं। और आइए देखते हैं कि इस सभ्यता का अंत कैसे हो गया। जो इतना फला फूला, इतना डेवलप की जो भी चीज़ें, उसका अंत कैसे हो गया। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला कि लोगों ने अचानक नगर को छोड़ना शुरू कर दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग धीरे धीरे बंद हो गया। आयात जो भी चीज़ें ये लोग करते थे उसको कम कर दिया गया। जल निकासी, जो इतनी योजनाबद्ध तरीके से जो भी चीज़ें बनाई गई थी, उन सबको नष्ट कर दिया गया। वो सब नष्ट हो गए। लोग घरों को छोड़कर झुग्गी नुमा घर बनाने लगे, उसमें रहने लगे। ऐसा सब हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ पे जो नदियाँ थी, क्योंकि ये शहर प्रायः नदियों के किनारे बसे थे, तो वहाँ पे जो भी नदियाँ थी वो सूख गई थी। और जो भी जंगल थे उनके आसपास, उन जंगलों का विनाश हो गया था। जो भी चारागाह या घास के मैदान जो भी थे वो सारे समाप्त हो गए थे। तो इस वजह से लोगों ने उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर पलायन किया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अगर नदियाँ सूखी होंगी तो कुछ इलाकों में सूखी होंगी, ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि हर जगह सारी नदियाँ सूख गई होंगी। लेकिन आज तक अभी इसके संपूर्ण साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये नहीं, अभी तक नहीं बताया जा सका है कि इस सभ्यता का अंत कैसा हुआ। सबके अलग अलग मत हैं। और एक और शब्द दिया गया है, उसी समय, जिस समय ये सभ्यता अपने भारत में पनप रही थी, उसी समय मिस्र में एक सभ्यता आई थी। ठीक है, लगभग 500 साल पहले सोने, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए शासन करने, जो वहाँ के शासक थे, वो हीरे जवाहर सारी चीज़ें लाने के लिए सेनाएं दूर दूर तक भेजते थे। और बड़े बड़े मकबरे बनाते थे। ठीक है, बड़े बड़े मकबरे उन्होंने बनाए, जिन मकबरों को कहा जाता था पिरामिड। ठीक, इस पिरामिड में, ये जो पिरामिड है ये ट्रायंगल शेप में बनता था। इस पिरामिड में जब भी कोई शव दफनाया जाता था तो उस शव को क्या कहा जाता था? मम्मी। ठीक है, और इस शव के साथ लोग क्या करते थे, उनके जो भी सामान होते थे, जैसे वाद्य यंत्र हो गया, उनके हथियार हो गया, या उनके खाने की वस्तुएं जो भी हो गई, ठीक है, कभी कभी तो उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था इस शव में। ठीक है, इस दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। ठीक, ये चैप्टर बस इतना ही था। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर 4 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।